तिरुवनंतपुरम ने केरला में बीजेपी सरकार की नींव डाल दी है। कांग्रेस आज माओवादियों से ज्यादा कम्युनिस्ट और मुस्लिम लीग से भी ज्यादा कम्युनल हो रही है। यहां बीजेपी की डबल इंजन सरकार होना बहुत जरूरी है। एलडीएफ और यूडीएफ इन दोनों के झंडे अलग है, इनका एजेंडा एक ही है, फुल करप्शन। तो पीएम मोदी ने कुछ इस अंदाज में आज केरल में हुंकार भरी। असल में पीएम मोदी ने मिशन साउथ पर अपने कदम बढ़ा दिए हैं। आज केरल और तमिलनाडु में एक साथ हुंकार भरने का उनका कार्यक्रम है और अपने भाषणों में जो जो बातें उन्होंने कही उनसे साफ है कि बीजेपी ने अब दक्षिण के राज्यों में, कहीं कि सुदूर दक्षिण के राज्यों में भी कमल खिलाने की ठान ली है। महाराष्ट्र से असम तक, हरियाणा से मध्य प्रदेश तक बीजेपी का राज है। अब बारी बंगाल, केरल और तमिलनाडु की है। आज पावर पॉलिटिक्स में हम आपको दिखाएंगे कि पीएम मोदी ने केरल में क्या क्या वो बातें कही और तमिलनाडु में उनका तेवर कैसा दिख रहा है। तिरुवनंतपुरम में पीएम मोदी ने कहा कि 1987 के पहले गुजरात में बीजेपी एक हाशिए की पार्टी थी, अखबार में 2 लाइन नहीं छपती थी। 1987 में पहली बार अहमदाबाद में नगर निगम में जीत हासिल की, वैसे ही आज बीजेपी ने तिरुवनंतपुरम में हासिल की है और यहां पर मेयर बीजेपी का बना है। तो यहां से केरल में बीजेपी की नींव पड़ गई है। अब पूरे केरल में कमल खिलेगा। तिरुवनंतपुरम ने केरला में बीजेपी सरकार की नींव डाल दी है। कांग्रेस आज माओवादियों से ज्यादा कम्युनिस्ट और मुस्लिम लीग से भी ज्यादा कम्युनल हो रही है। यहां बीजेपी की डबल इंजन सरकार होना बहुत जरूरी है। एलडीएफ और यूडीएफ इन दोनों के झंडे अलग है, इनका एजेंडा एक ही है, फुल करप्शन। तो आपको बताएं कि यहां पर मोदी का अंदाज कुछ ऐसा था कि वो हिंदी में बोल रहे थे और उनके एक एक शब्द का मलयालम में अनुवाद भी हो रहा था स्टेज से ही, ताकि केरल के लोग उनकी एक एक बात को समझ सकें। तो समझिए कि मोदी आज क्या समझाने पहुंचे थे यहां पर और क्या समझा कर आए केरल के लोगों को, क्या संदेश देकर आए, किस तरीके से मिशन साउथ पर निकले हैं मोदी। तिरुवनंतपुरम में मोदी ने अपने अहमदाबाद का क्यों जिक्र किया, इसे मैं आगे बताऊंगा, लेकिन पहले मोदी के मिशन साउथ की बात को समझिए कि 2014 से देश की सत्ता पर काबिज होने के बाद से उत्तर भारत में ज्यादातर राज्यों में बीजेपी की सरकारें रही हैं या रह चुकी हैं। दक्षिण के राज्यों में गठबंधन के साथ आंध्र प्रदेश में, तो कर्नाटक में खुद अपने दम पर बीजेपी सत्ता हासिल कर चुकी है। लेकिन तमिलनाडु और केरल में राज करने का बीजेपी का सपना अभी भी अधूरा है और केरल में लेफ्ट और कांग्रेस के बीच सत्ता उलट पलट होती रही है। तमिलनाडु में डीएमके, एआईएडीएमके जैसी जातीय और स्थानीय पहचान वाली पार्टियों का कब्जा रहा है। देश में इकलौती लेफ्ट सरकार अब केरल में बची है, लेकिन केरल आज भी लेफ्ट के वामपंथ से लेकर कांग्रेस के मध्य मार्ग के बीच में चलता रहा है। मगर पीएम मोदी आज विकास की सौगात और हिंदुत्ववादी राष्ट्रवाद के फॉर्मूले के साथ केरल और तमिलनाडु के मैदान में उतरे हैं और इन दोनों राज्यों में इसी साल अप्रैल से मई के बीच विधानसभा चुनाव होने हैं। तो आपको हम सबसे पहले दिखाते हैं कि केरल में पीएम मोदी का तेवर क्या था। तिरुवनंतपुरम में 55 मिनट की स्पीच में आखिर मोदी ने क्या क्या कहा। उन्होंने कहा कि केरल में मुझे नई उम्मीद दिख रही है,
आपका जोश ये विश्वास दिलाता है कि अब केरल में बदलाव होकर रहेगा। यहां लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम को मेरी बात गले नहीं उतरेगी, लेकिन मैं आपको मजबूती के साथ, तर्क और तथ्य के साथ अपनी बातें बताऊंगा। और फिर पीएम मोदी ने अपने भाषण में लेफ्ट और कांग्रेस दोनों को एक साथ निशाने पर लिया और कहा कि एलडीएफ, यूडीएफ के लोगों ने केरल को करप्शन और कुशासन की राजनीति में झोंक दिया। एलडीएफ, यूडीएफ के झंडे अलग हैं, लेकिन पॉलिटिक्स और एजेंडा एक है। इनकी मिलीभगत को तोड़ना होगा और केरल में परिवर्तन लाना होगा। 2014 से पहले दिल्ली में 10 साल तक लेफ्ट के समर्थन से कांग्रेस की सरकार चलती थी। उस दौरान केरला के किसानों या यहां के फिशरमैन के लिए ना लेफ्ट ने कुछ किया और ना ही कांग्रेस ने कुछ किया। किसानों के नाम पर जो झूठे पैकेज घोषित होते थे, उसका पैसा कांग्रेस और लेफ्ट के लोगों की जेब में पहुंच जाता था। किसान का पैसा किसान को मिले, इसके लिए एनडीए की केंद्र सरकार ने पीएम किसान निधि शुरू की। एलडीएफ और यूडीएफ के लोग चाहकर भी इस पैसों को लूट नहीं सकते। तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में 55 मिनट का पीएम मोदी ने भाषण दिया और पीएम मोदी ने कांग्रेस पर भी इस दौरान तीखे हमले किए और एक नया नाम भी कांग्रेस को यहां से दे दिया, एमएमसी, यानी मुस्लिम लीग माओवादी। और इसके साथ ही इसे हिंदू आस्था के लिए खतरे से भी जोड़ा। अब समझते चलिए, पीएम मोदी के स्पीच से पता चलेगा कि केरल को लेकर के बीजेपी की क्या रणनीति आने वाले विधानसभा चुनाव में रहने वाली है और किस दम पर बीजेपी यहां यूडीएफ और एलडीएफ की सरकार को हराने की कोशिश में जुट रही है। तो क्या किया? हिंदू आस्था के लिए खतरे भी बताया। कहा कि कांग्रेस की इस मुस्लिम लीग और माओवादी सोच से आपको सतर्क रहना है। ये केरल को अपनी लैब बना रहे हैं। कांग्रेस यहां कट्टरपंथ को बढ़ावा दे रही है और आस्था की पवित्र धरती को मुस्लिम लीग के एजेंडे से बचाना है। कांग्रेस के पास विकास का कोई एजेंडा नहीं है। कांग्रेस आज माओवादियों से ज्यादा कम्युनिस्ट और मुस्लिम लीग से भी ज्यादा कम्युनल हो गई है। इसलिए देश में आज कांग्रेस को एमएमसी यानी मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस कहा जा रहा है। ज्ञान, विज्ञान, आध्यात्म, आस्था, इसकी इस पवित्र धरती को कांग्रेस के मुस्लिम लीगी एजेंडे से हमें मिलकर के इस पवित्र भूमि को बचाना है। मोदी पूरे रंग में नजर आ रहे थे। मोदी ने केरल सरकार के करप्शन पर भी प्रहार किया और कहा कि केरल के डेवलपमेंट पर यहां की सरकारों ने ब्रेक लगा दिया है। बैंकों में घोटाले करके गरीबों का पैसा लूटा। ऐसे लोगों को कड़ी सजा मिलनी जरूरी है। आप बीजेपी को मौका दीजिए, जिसने आपको लूटा उनसे एक एक पैसे वसूले जाएंगे। मोदी केरल को विकसित बनाने का भी दावा करते नजर आए और कहा कि उनकी टीम इस पर बाकायदा काम भी शुरू कर चुकी है। केरला को विकसित बनाने में हमारी युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका है, लेकिन कांग्रेस ने यहां की युवा शक्ति के साथ हमेशा धोखा किया। एनडीए के पास केरला के यूथ के लिए रोजगार के अवसर बनाने का रोडमैप है। आज पूरी दुनिया आत्मनिर्भर भारत अभियान में अपने लिए अवसर देख रही है। इसलिए गल्फ हो, यूरोप हो,
दुनिया के अनेक देशों के साथ भारत बड़े समझौते कर रहा है। इन समझौतों का बहुत अधिक लाभ केरल को मिल सकता है, लेकिन इसके लिए यहां बीजेपी की डबल इंजन सरकार होना बहुत जरूरी है। आपको बताएं कि केरल के यात्रा पर गए पीएम मोदी ने यहां पर कई योजनाओं की शुरुआत की, 3 वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत की है और योजनाओं की बरसात की। लेकिन मिशन साउथ पर निकले हैं पीएम मोदी तो यहां पर हर सिरे को छुआ। मोदी ने आस्था और मंदिर का कार्ड भी खेला। कहा भगवान अयप्पा के मंदिर में पूरे देश के लोगों की आस्था है, लेकिन एलडीएफ सरकार ने सबरीमाला मंदिर को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहां सोने की चोरी की खबरें आ रही हैं। भगवान के पास से सोने की चोरी। यहां बीजेपी की सरकार बनते ही आरोपियों को पूरी जांच होगी आरोपों की और दोषियों को की जगह जेल में होगी। ये मोदी की गारंटी है। भगवान अयप्पा के प्रति पूरे देश के लोगों की, हम सबकी अगाध आस्था है, लेकिन एलडीएफ सरकार ने सबरीमला मंदिर की परंपराओं को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब यहां गोल्ड के चोरी होने की खबरें आ रही है। मंदिर में से, भगवान के पास से गोल्ड की चोरी, सोने की चोरी। मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूं, यहां बीजेपी सरकार बनते ही आरोपों की पूरी जांच होगी और दोषियों की जगह जेल में होगी। तो केरल में अपने आप में बीजेपी का लंबे समय का सपना है कमल खिलाने का, लेकिन क्या यह हो पाएगा? क्योंकि अब तक तो ऐसा हुआ नहीं है। अब यह समझ लीजिए कि आजादी के बाद से अब तक केरल के पावर पॉलिटिक्स के कौन कौन से किरदार रहे हैं, यानी कि कौन कौन से की पार्टियों की यहां पर सरकार रही है। केरल के राजनीतिक इतिहास में सरकारों का सफर काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। राज्य की पहली सरकार 1957 से 1959 के बीच सीपीआई यानी कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में बनी थी, जिसमें ईएमएस नंबूद्रीपाद इसके मुखिया थे। इसके बाद 1960 से 1964 के दौरान केरल में कांग्रेस समर्थित गठबंधन की सत्ता रही। 1967 से 1969 के बीच एक बार फिर वामपंथी यानी कि एलडीएफ जैसा ही गठबंधन था उसने शासन किया और इसके बाद 1969 से 1977 तक कांग्रेस और सीपीआई के गठबंधन की सरकार रही। लेकिन 1980 के दशक से केरल की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आया और सत्ता मुख्य रूप से दो प्रमुख गठबंधनों एलडीएफ यानी कि लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट जिसकी अगुवाई सीपीआई करती रही है और यूडीएफ यानी कि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के बीच बारी बारी से घूमती रही है। इसी क्रम में 2011 से 2016 तक कांग्रेस की अगुवाई वाले यूडीएफ गठबंधन ने राज किया, तो इसके बाद 2016 से 2021 तक सीपीआईएम के नेतृत्व वाला एलडीएफ गठबंधन की सरकार रही। और उसके बाद केरल के राजनीतिक इतिहास में एक नया अध्याय तब जुड़ा जब 2021 से 2026 के कार्यकाल के लिए भी फिर से सीपीआईएम के नेतृत्व वाले एलडीएफ ने ही जीत हासिल की, जिससे दशकों से चली आ रही बारी बारी से सत्ता बदलने की परंपरा टूटी। यानी लगातार 2 बार एक ही सरकार चुनी गई, जो अभी भी सरकार मौजूदा दौर में सत्ता में है और इस समय विजय पिनराई विजयन के नेतृत्व में एलडीएफ सत्ता में है। तो अब बीजेपी यहां पर मिशन साउथ के साथ उतरी है, पीएम मोदी ने हुंकार भरी है। तो क्या अब की बार केरल में बीजेपी की सरकार बनेगी? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन पिछले महीने ही पहली बार तिरुवनंतपुरम नगर निगम के 101 वार्डों में से 50 में जीत दर्ज करके बीजेपी ने सबको चौंका दिया। यहां पिछले 45 साल से वाम लोकतांत्रिक मोर्चा यानी एलडीएफ का कब्जा था, लेकिन
एलडीएफ को 29 और कांग्रेस गठबंधन वाली यूडीएफ को 19 वार्डों में ही जीत मिली, जबकि बीजेपी ने 50 सीटें झटक ली। जिसके बाद केरल के इतिहास में बीजेपी का पहली बार तिरुवनंतपुरम में मेयर बना है। इस कामयाबी ने बीजेपी को वो भरोसा दिया है जिसकी उसे लंबे समय से तलाश थी, और इसीलिए आज पीएम मोदी ने अहमदाबाद का जिक्र किया, क्योंकि गुजरात में भी सबसे पहले अहमदाबाद नगरपालिका में ही 1987 में बीजेपी की जीत हुई थी, और इसके आर्किटेक्ट भी पीएम मोदी ही थे। दरअसल संगठन में रहते हुए चुनावी राजनीति की शुरुआत पीएम मोदी ने अहमदाबाद नगरपालिका के चुनाव से ही की थी, और आज कहां पीएम मोदी है यह आपके सामने है। तो यही जिक्र अहमदाबाद का इसीलिए तिरुवनंतपुरम में करते नजर आए। लगता है कि मोदी अहमदाबाद से आज जहां तक पहुंचे हैं वो अपने रहते हुए बीजेपी की सत्ता को केरल और तमिलनाडु तक पहुंचाना चाहते हैं, और इसीलिए मिशन साउथ पर पहुंचे हैं। तो अब तिरुवनंतपुरम की जीत के रास्ते बीजेपी पूरे केरल में कमल खिलने की उम्मीद कर रही है। हालांकि विपक्ष को मोदी के मिशन पर पूरा डाउट है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके कुछ लोग जरूर अपनी राजनीतिक रोटियां सेधने का काम किया। दक्षिण भारत में विशेषकर केरला में एजुकेशन का स्तर इतना ऊंचा है कि वहां पे आप चाहे भी तो ये हिंदू मुस्लिम का नजरिए से आप राजनीति रोटी नहीं सेध सकते। सियासत आप तमिलनाडु में ऐसी नहीं कर सकते। वहां स्थानीय स्तर पर सभी पार्टियों के संगठन बहुत मजबूत हैं और भाजपा को के लिए अभी वो कोसों दूर है। इसलिए ये ख्याली पुलाव जरूर बना सकती है, दीवा स्वप्न जरूर देख सकती है, देश में नफरत फैला करके जरूर चाहती हो सियासत करना, पर जो परफॉर्मेंस देगा उसी के साथ दक्षिण भारत की जनता रहती है। कांग्रेस कह तो ये रही है, लेकिन तिरुवनंतपुरम के कांग्रेस सांसद शशि थरूर का गढ़ है, वहां के सांसद हैं, मगर पिछले कुछ समय से थरूर और बीजेपी के बीच के संबंध भी बेहतर हो रहे हैं। तो क्या चुनाव से पहले यहां एक नया समीकरण उभर सकता है? बार बार ये सवाल उठते हैं। आज भी दिल्ली में हुई कांग्रेस की बैठक से शशि थरूर गायब थे, जिससे सवाल उठे। तो इस बार केरल विधानसभा चुनाव अब तक के चुनाव से बिल्कुल अलग और दिलचस्प होगा, इसमें कोई शक नहीं।